है, भेज रहा हूँ। ये दो में दो मैं आपको ना दो फाइल्स भेजूंगा। ठीक है, एक तो जो डीप लर्निंग की मेन कोड वाली फाइल है वो, दूसरी जो हमें फाइनल प्रोजेक्ट बनाना है डीप लर्निंग का वो भी साथ ही भेज रहा हूँ। ठीक है, जो फाइनल प्रोजेक्ट वाली है, अरे कुछ बोल रहा हूँ ना, जो फाइनल प्रोजेक्ट वाली है उसमें मल्टीपल फाइल्स हैं, तो उनको किस तरीके से यूज करना है, कैसे करना है, जब हम फाइनल प्रोजेक्ट पे आएंगे तभी बात करेंगे उस बारे में। ठीक है ना। आप अभी के लिए एक काम कर लो, इन दोनों को, आप अभी के लिए एक काम कर लो, इन दोनों को डाउनलोड करके रख लेना। ठीक है, एक तो आ गई आपके पास, दूसरी वाली अपलोड हो रही है। ठीक है, तो जो डीप लर्निंग वाली फाइल मैंने भेज दी है वो तो खोल लो। क्या थी? ठीक है, लास्ट टाइम हमने ड्रॉप आउट तक किया था। ड्रॉप आउट याद है? गाइस कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ जी, कर स्टार्ट, कर ले स्टार्ट। लैपटॉप नहीं लाए? क्या? क्यों? क्या दिक्कत आ रही है? ये भी सही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, आ गए ऐसे ही, पता नहीं क्या हो गया ऐसे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, नहीं चल रहा, कुछ भी कर लो। मैं सुबह से बहुत ट्राई कर चुका हूँ। पानी मार दे इस पे, अच्छा। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने ड्रॉप आउट वाला पार्ट किया था, याद है? कि भाई हम कुछ न्यूरॉन्स को बंद कर देते हैं ताकि आसपास वाले न्यूरॉन सेम आउटपुट ना देने लग जाए। आया? आया याद? आया याद? देख लो, अब देख लो। लास्ट कोड वैसे हमने जहां तक है ये वाला किया होगा आपने ना, देखो, मॉडल। वो तो बात का बात है, देखो ये वाला कोड कर रखा है। अरे सॉरी, बंद हो रखा है। लास्ट थर्ड कोड देखो, ये होना चाहिए आपका। आ रहा है अभी। देखो ये वाला, लास्ट थर्ड कोड आपका ये वाला होना चाहिए। चेक करो। ले लो, एक सेकंड ले लो आप। ये लास्ट थर्ड। नहीं, इसके आगे किया है हमने, ये वाला कोड हो रखा है ना, ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने ड्रॉप आउट लेयर डिफाइन करी थी। ठीक है, इसके बाद वही हमने इसको ट्रेन किया था और फिर टेस्ट किया था। ठीक है। ठीक है, जो आपका एक्चुअल लास्ट कोड होगा वो ये वाला होगा। ये है ना, ठीक है। तो बेसिकली मैं ड्रॉप आउट वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम पार्ट स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड बैच नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, मैंने प्रॉब्लम समझाई थी आपको, याद है?
दोबारा बता देते हैं क्या हाँ यार होगी, दोबारा बता देते हैं, कुछ भी नहीं है। ये कुछ इस तरीके का मॉडल होता है, एक सिंपल सा मॉडल बना लेते हैं। बैच नॉर्मलाइजेशन ड्रॉपनेट तो बता दिया था। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा मॉडल दिखता है। ठीक है, अब इसमें ना प्रॉब्लम जो ड्रॉप आउट वाली थी वो तो ये थी कि भाई ये दोनों न्यूरॉन सेम आउटपुट देने लग जाते हैं। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम थी, इसका सॉल्यूशन हमने किया था ड्रॉप आउट से। एक प्रॉब्लम और क्या आती है कि भाई मान लो इसमें कुछ भी इनपुट किया, ठीक है, हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था, जो आउटपुट आना चाहिए था, दैट वाज 0 0 0। इन तीनों न्यूरॉन्स को जीरो आउटपुट देना चाहिए था। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड हमारा जीरो था, यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो। ठीक है, बट क्योंकि मैथ्स ही है, कहीं ना कहीं पे थोड़े बहुत वेरिएबल ऊपर नीचे हुए, एंड लेट से जो ये वाला था, इसने जीरो की जगह पे वन आउटपुट दे दिया। पॉसिबल है ना? अब अगर आप देखो कि भाई एक जो मॉडल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई जो फर्स्ट लेयर का आउटपुट होगा वही सेकंड लेयर का इनपुट बनता है, फिर सेकंड लेयर का आउटपुट थर्ड लेयर का इनपुट बनता है ना? तो अब जो यहाँ पे 0 0 0 आना था उसका फिर आउटपुट जाके आगे प्रोपोगेट होना था, यहाँ पे वन आएगा। ठीक है, अब वन देखो इसके पास कहां पे, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, राइट? तो इस वन की वजह से इन दोनों का भी आउटपुट गलत हो जाएगा। जो यहाँ पे गलत आया आउटपुट उसकी वजह से इन दोनों का भी गलत हो जाएगा। और थर्ड लेयर पे तो जा ही इन दोनों न्यूरॉन्स में से रहा है, तो थर्ड लेयर भी मेरी पूरी गलत हो जाती है ना? तो दिस इज द प्रॉब्लम कि भाई हमारे पास कहीं पे भी एक भी अगर गलत वो आया आउटपुट तो हमारा पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। ठीक है, इसको हम ना रिपल इफेक्ट कहते हैं कि भाई हर लेयर के साथ हमारा जो एरर रेट है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इसको फिक्स करने के लिए हम करते क्या है, इसको फिक्स करने के लिए हम करते हैं बैच नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, हमारे पास एक नॉर्मलाइजेशन की लेयर होती है। अब मैंने बताया कि भाई जब भी मैं न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूँ, जब भी मैं न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, तो हम लेयर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हम लेयर्स के बीच में अपनी खुद की लेयर्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते क्या है कि भाई जो भी कनेक्शन थे इनको प्रिजर्व करते हुए बीच में एक नॉर्मलाइजेशन लेयर डाल देते हैं। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन लेयर तो इस चीज के लिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो हमारी वैल्यूज अब 33 हो गई, मतलब 0.33 हो गई, राइट? तो अब अगर आप इफेक्ट देखोगे तो डेफिनेटली जो एरर है वो प्रोपोगेट तो होगा अभी भी आगे, राइट? बट क्योंकि ये एरर नॉर्मलाइज्ड है तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेरे नेटवर्क को। गेटिंग अ पॉइंट? मेरी बात समझ आई? जहां पे मेरे को बिल्कुल ही अपोजिट रिजल्ट मिल रहा था वहां पे कुछ परसेंटेज ऑफ एरर बचेगा। ठीक है, बट काफी हद तक हम उस एरर को कवर अप कर लेंगे। तो यार ऑनलाइन होता हूँ ये बातें काउंसलर को आ जाती है। आपको मैं आइडिया देता हूँ सब कुछ। तो हमारे पास गाइस आप अपना कोड में ओपन करना मम्मी की क्या चलेंगे ये मास्टर का मेरा आजा
हाँ नेक्स्ट स्टूडेंट नहीं, अभी तो पूछ के गए हैं हम। हाँ हाँ मैं 2 घंटे की रिकॉर्डिंग सुनने देखूंगा बैठ के बाद में। देखते हैं क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं, पढ़ के बताओ। आपने बहुत सारे टैब खोल रखे हैं, गूगल कोलैब आपने 2-3 टैब में खोल रखा है। हाँ वो इशू बता रहा है। ठीक है, बैच नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट समझ आया था? बैच नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट समझ आया? हाँ हाँ ये आ गया ना। ठीक है, इसमें ना जो इनिशियल मेरे पास एरर आया था, अरे गाइस 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 शांत 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 सुन लो, अरे सुन भी लो। देखो ये तो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद रिजल्ट होता है, ठीक है। उससे पहले जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे बना रहा था, है ना। हमने जब नॉर्मलाइजेशन नहीं करी थी तो इसका आउटपुट 0 था, इसका 0 आ था, इसका बना रहा था, यही प्रॉब्लम थी ना हमारे पास। तो जब यहाँ पे बनाया था ना, इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं कि हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है वो स्पाइक कर रहा है, ठीक है। तो एक टर्म है स्पाइकिंग। ये मेरा न्यूरल नेटवर्क स्पाइक कब करता है? जब कोई भी उसका एक न्यूरॉन इनिशियल लेयर्स के अंदर गलत आउटपुट देने लग जाता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम ना हमें लेटर लेयर्स के अंदर बहुत कम आती है गाइस। जो इस पैकिंग की प्रॉब्लम है ये हमें ना इनिशियल लेयर के अंदर ही देखने को मिलती है, बाकी जो सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है, उनके अंदर नहीं आती है प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि अगर थर्ड लेयर, सेकंड लेयर या थर्ड लेयर में वो कोई न्यूरॉन गलत आउटपुट दे रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई उसको इनपुट गलत मिल रहा है। गेटिंग पॉइंट? यहाँ पे तो इनिशियलाइज हो रही है चीजें, तो यहाँ पे तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि गलत आउटपुट आ रहा है, ठीक है। बट सेकंड लेयर में, थर्ड लेयर में अगर मैं बात करूं और गलत आउटपुट आपको देखने को मिला कहीं पे, ठीक है, तो मतलब होता है कि भाई फर्स्ट लेयर में ही कहीं ना कहीं पे दिक्कत है। तो स्पाइक जो ओरिजिन होता है, स्पाइक का जो ओरिजिन होता है वो हमेशा फर्स्ट लेयर रहती है, ठीक है। फिक्स कैसे करते हैं? बैच नॉर्मलाइजेशन से, ठीक है। जो मैंने फाइल भेजी है अगर आप उसके अंदर कोड देखो तो जो आपने लास्ट कोड कर रखा है उसके बाद वाला कोड ही है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक नॉर्मलाइजेशन की लेयर डाली है, ठीक है। तो सिंपल मेरी FC1 FC2 थी, ठीक है। और भी खुले होंगे कहीं पे या कर दिए बंद सारे किसी और? स्पेलिंग सेम की दिक्कत नहीं है इसमें, वो बेसिकली बोल रहा है कि गूगल कोलैब बहुत बार खुला हुआ है। नहीं डिलीट नहीं करना पड़ेगा, दिखाओ इधर दिखाओ। चीज आपने बंद कर दी है, हाँ। ये लो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कोड देखो तो हमारे पास जो मेन लेयर्स थी वो वही FC1 FC2 ही है, ठीक है। बीच में यहाँ पे मैंने एक BN1 के नाम से बैच नॉर्मलाइजेशन की लेयर डाल दी है, ठीक है। अब इसमें ना बैच नॉर्मलाइजेशन की जो लेयर होती है वो भी दो तरीके की होती है मेरे पास, ठीक है। एक होती है जैसे आप यहाँ पे देखोगे बैच नॉर्म 1D, मतलब सिंगल डायमेंशनल। एक होती है 2D, ठीक है। 1D के अंदर क्या होता है, जब मेरे पास एक एरे हो डेटा का, ठीक है, सिंपल लाइन ऑफ एरे आ रहा है, ठीक है। 2D में क्या होता है जब मैं पिक्सल्स वगैरह के ऊपर वर्क कर रहा होता हूँ, ठीक है। 1D में जब नंबर सीधा, अभी हम जो वर्क कर रहे हैं उसको हम इमेज को एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं ना, लिस्ट ऑफ नंबर्स में। हाँ जी, हाँ हाँ, ये जो तरीके हैं अपनी मॉडल को फिक्स करने के, ठीक है, आप इन दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो, ठीक है। यूजुअली बैच नॉर्मलाइजेशन के बाद ड्रॉप आउट किया जाता है, ठीक है, बट डिपेंडिंग ऑन द मॉडल पहले भी हो सकता है। आपको देखना है कि भाई आपका न्यूरल नेटवर्क की रिक्वायरमेंट क्या है, इश्यूज क्या है उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज आप और नोटिस करोगे कि भाई जो फर्स्ट लेयर है मेरी FC1 में वो मेरे को 256 आउटपुट दे रही है, और जो FC2 है वो 256 ही इनपुट दे रही है, ठीक है। तो बैच नॉर्मलाइजेशन की जो लेयर है वो कभी भी आपके आउटपुट को कम या ज्यादा नहीं करती है, उसको जितने इनपुट मिलेंगे वो उतने ही आउटपुट दे देगी, ठीक है। तो इसके फायदा ये होता है,
इसका फायदा ये होता है कि भाई इससे ना मेरा जो न्यूरल नेटवर्क है उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, जस्ट मेरी जो स्पाइकिंग है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है कि भाई जब भी मैं बैच नॉर्मलाइजेशन कर रहा हूँ अगर अपने मॉडल में, ठीक है, तो जो मैं एक्टिवेशन फंक्शन लगाऊंगा वो हमेशा नॉर्मलाइजेशन के बाद लगेगा। जो मैं एक्टिवेशन फंक्शन लगाऊंगा वो हमेशा नॉर्मलाइजेशन के बाद लगेगा, क्योंकि अगर मेरे पास डेटा ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड, मैंने नॉर्मलाइजेशन से पहले एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, तो जो वो न्यूरॉन्स है उनका वेट वगैरह तो वहीं पे सेट हो गया ना। ओके तो भाई ठीक, तो मैं बता नॉर्मलाइजेशन की लेयर के बाद ही हमेशा हमारा, ओके तो मैं बता देता हूँ कि जो भी आपका एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा वो, सॉरी, हमेशा ही मेरी नॉर्मलाइजेशन की लेयर के बाद लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखो पढ़ने का मन नहीं है आज। आखिरी बार तो प्रिंस नेट आया है विपिन, आखिरी बार तो प्रिंस नेट आया है। ठीक है, तो जो एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा वो हमेशा नॉर्मलाइजेशन लेयर के बाद लगेगा। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी एक्टिवेशन फंक्शन लग रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई जो मेरा न्यूरॉन्स है उनकी जो वेट्स है वो एडजस्ट हो रहे हैं। जब भी मैं एक्टिवेशन फंक्शन में लगाता हूं तो उसका मतलब यही होता है ना बेसिकली कि जो न्यूरॉन्स है उनके वेट्स को एडजस्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, और अब मैंने जब डेटा नॉर्मलाइज करने से पहले उसके वेट्स को एडजस्ट कर दिया, तो मतलब वो तो वन के हिसाब से एडजस्ट कर देगा उसके वेट को, है ना। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग राइट आउटपुट, मतलब जीरो देने की जगह वो हमेशा ही वन देगा क्योंकि उसके वेट्स ही वैसे एडजस्टेड है, राइट। तो हम हमेशा एक्टिवेशन फंक्शन बैच नॉर्मलाइजेशन करने के बाद लगाते हैं। ठीक है, बात समझ आई? अब यहां पे देखोगे कि भाई मैंने एफ सी वन में से डेटा पास किया, फिर नॉर्मलाइजेशन लेयर में से पास किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे वैल्यू का एक्टिवेशन फंक्शन लगाया है। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने लास्ट लेयर में से पास किया। समझ आई ये बात? बैच नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट समझ हुआ? क्लियर है? ठीक है, तो हमारे पास जब भी मेरा न्यूरल नेटवर्क में बेसिकली दो ही सबसे मेन प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, एक तो वो क्लस्टरिंग वाली और एक स्पाइकिंग वाली। ठीक है, दो, एक का सॉल्यूशन होता है ड्रॉप आउट, एक का सॉल्यूशन होता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब अगर आपके न्यूरल नेटवर्क में स्पाइकिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो आप नॉर्मलाइजेशन करते हो, अगर आपके में क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो ड्रॉप आउट लगाते हो, और दोनों आ रही है तो दोनों कर देते हो। ठीक है, समझ आया? इसके बाद वाला जो कोड है उसके अंदर बेसिकली इस वाले मॉडल को बस ट्रेन किया है यहाँ पे और इसको टेस्ट कर लिया है। ठीक है, एक चीज ना आप नोटिस इसमें क्या करोगे कि जब हमने नॉर्मल अपना मॉडल बनाया था, सिंपल के नाम से बनाया था, याद है? तो उसके अंदर मेरी एक्यूरेसी तो 96% के आसपास अचीव हुई थी। ठीक है, उसको अगर मैं कंपेयर करूं आइदर ड्रॉप आउट या नॉर्मलाइजेशन से, तो दोनों ही केसेस में एक्यूरेसी मेरी बढ़ी है। ठीक है, और मैं ड्रॉप आउट वाले की एक्यूरेसी देखूं तो 97.24 है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे अब बैच नॉर्मलाइजेशन की एक्यूरेसी देखूं तो 97.56 है। ठीक है, तो अब दोनों ही केसेस में एक्यूरेसी बढ़ी है। तो हमारा दिमाग लॉजिकली क्या कहता है कि भाई 1.5% का इंक्रीमेंट हुआ दोनों में, और हम दोनों लगा देंगे तो 3% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाई मॉडल का ट्रेनिंग हो रही है, उसके अंदर किस पॉइंट पे क्या लगा हुआ है उससे बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि भाई ड्रॉप आउट से मेरी 1.5% की इंक्रीज हो रहा था और नॉर्मलाइजेशन से 1.5% इंक्रीज हो रहा है, दोनों लगाने 3% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर आप दोनों लगाओगे तो डेफिनेटली 1.5% से ज्यादा होगा, बट वो 1.5 से 2 के बीच में ही रह जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बात समझ आइए? कोई डाउट बैच नॉर्मलाइजेशन में? इसी बंदी हो गया क्या बिल्कुल ही? थोड़ी बहुत तो हवा दे रहा था अभी तक। चलो, ठीक है, दिस इज बैच नॉर्मलाइजेशन। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, तो ये बेसिकली यू कैन से मेरे पास न्यूरल नेटवर्क को फिक्स करने के तरीके होते हैं। ठीक है, ड्रॉप आउट एंड बैच नॉर्मलाइजेशन। बड़े आगे? ठीक है, अब इसके बाद जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, अच्छा हाँ, अपने अपने लैपटॉप में एक बार देख लो जो मैंने फाइल भेजी है ना, उसके अंदर टाइटैनिक वाला जो डेटा सेट पे हम वर्क कर रहे थे, याद है? एमएल के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर टाइटैनिक वाले डेटा सेट पे वर्क कर रहे थे।
उसी को एक कंप्लीट एंड टू एंड डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, एक बार देख लो किस तरीके से वर्क किया, कैसे क्या किया है। ठीक है, फिर विल मूव फॉरवर्ड। अपने में देख लो। अच्छा, ठीक है, देख लो। ऊपर तो सिर्फ इंपोर्टिंग ही करी है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से देख लो, कहीं पे कोई ऐसा लाइन आए जो ना समझ आ रहा हो तो लेट मी नो। ठीक है। सॉरी, कहाँ पे? एक्स यहाँ पे लिया मैंने। हाँ, अरे जो ये डेटा फ्रेम निकाला ना मैंने, इसको कॉपी करना पड़ा ना मेरे को। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरा डेटा फ्रेम था मेन ये वाला, इसमें से ये कॉलम्स निकाल दिए, है ना। इसको कॉपी बनाई इसकी तभी तो, कि भाई एक्स के अंदर डेटा डेटा फ्रेम से डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि डेटा फ्रेम मेरे को यहाँ पे भी यूज करना था ना। बट वैल्यूज का मतलब है कॉलम का नाम हट जाता है, सिर्फ वैल्यूज रह जाती है। आपको एक चीज और बताता हूँ, जब मशीन लर्निंग के टाइम पे मेल फीमेल वाला आया था पंगा, तो वहां पे हमने गेट डमीज एल्गोरिथम लगाई थी, याद है? जो मेरा वो था सिक्स का कॉलम था, उसके अंदर मेल और फीमेल थे, है ना। जीरो वन नहीं किया था हमने, उसे क्या किया था, सेक्स मेल निकाला था अलग, और उसमें ट्रू फॉल्स लिखे हुए थे, है ना। वो थी गेट डमीज की एल्गोरिथम, डमी एल्गोरिथम कहते हैं उसे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर मैपिंग करी हुई है कि भाई फीमेल जीरो होंगे, मेल वन होंगे, तो मैपिंग का तरीका भी आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, मैपिंग की कैसे जाती है। सॉरी, नहीं फिल मैंने सिर्फ एज के ऊपर किया है, एज के अंदर जहां जहां पे एम्प्टी वैल्यूज थी वो फिल होगी मीडियन से एज के। कर दो। ठीक है, फीचर स्केलिंग कर दिया उसके बाद, ट्रेंड स्केलर यूज करके। ठीक है, उसके बाद मैंने ट्रेंड स्प्लिट कर दिया। हाँ, डेटा प्रीप्रोसेसिंग तो सेम ही तरीके से करूंगा ना, डेटा रेडी कर रहा हूँ ना अभी तो। यहाँ पे आप देखो रैंडम स्टेट वगैरह कुछ नहीं लिया मैंने। हाँ, फ्लोट टेंसर का मतलब उसको टेंसर में कन्वर्ट करना हो गया ना। और मैं टू टेंसर यहाँ पे इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि जो नंबर्स वगैरह हो सकते हैं वो इंटीजर्स में भी, फ्लोट में भी हो सकते हैं, पॉइंट वाली वैल्यूज भी हो सकती हैं, जो फेयर वगैरह है वो पॉइंट में वैल्यूज हैं, तो इस वजह से नहीं किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क डिफाइन किया है। क्या? एनालॉग सीक्वेंशियल का मतलब है कि मैंने एक लेयर के अंदर मल्टीपल लेयर्स को एम्बेड किया है। ये वाले इस वाले पार्ट की बात कर रहा है FC2 की, जो एनालॉग सीक्वेंशियल है ना। इसका मतलब होता है कि मैंने एक लेयर बनाई, बट वो ना कंप्राइज ऑफ मल्टीपल लेयर्स है। ठीक है, तो बेसिकली मैं चाहता तो यहाँ पे FC2 फिर FC3 फिर 4 5 करके लिख सकता था, बट यहाँ पे मैंने हाँ एक में सारी कंबाइन कर दी। तो सबसे पहले मैंने लीनियर लेयर लगाई नॉर्मल, जो 16 से 8 में कन्वर्ट करती है, क्योंकि यहाँ से 16 आ रहा था। ठीक है, उसके बाद मैंने वैल्यू का एक्टिवेशन फंक्शन लगाया उस पर। ठीक है, उसके बाद देखो लीनियर लेयर लगाई जो 8 से 1 में कन्वर्ट कर रही है, और उसके बाद फिर मैंने सिग्मॉइड का एक्टिवेशन फंक्शन लगाया। ठीक है, अब सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल का मतलब है ना कि ये सारी लेयर्स इस लेयर को रिप्रेजेंट करती हैं। सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है कि भाई जब भी FC2 के अंदर डेटा आएगा तो वो इसमें से सीक्वेंस में इसको कवर करेगा। हाँ, सीक्वेंस में सबसे पहले इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे, फिर इस पे। इसके अंदर आप देखो क्राइटेरियन भी दूसरा यूज किया मैंने, क्रॉस एंट्रोपी लॉस नहीं यूज किया। क्राइटेरियन मैंने BCE लॉस यूज किया है, क्रॉस एंट्रोपी लॉस यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो BCE लॉस लॉस है ना, ये मेरा 0 1 क्लासिफिकेशन टाइप है, मतलब दो कैटेगरी में जब मेरे को क्लासिफाई करनी होती चाहिए तो ज्यादा बेटर रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजर तो एडम यूज किया है। ठीक है, करें नीचे।
अरे ये बेसिकली जो हम एपॉक प्रिंट करते हैं वो हम हर एक लूप के लिए करते हैं ना, बट यहाँ पे आप देखो मैंने 50 लूप दिए हुए हैं, तो 50 बार प्रिंट होता। तो मैंने उसमें सिंपल सा लॉजिक लगाया कि भाई एपॉक अगर परसेंटेज 10 इक्वल टू 0 है, मतलब 10 के मल्टीपल में है, तभी प्रिंट होगा वरना प्रिंट नहीं होगा। तो ऐसे पहले 10वां लूप प्रिंट होएगा, फिर सीधा 20वां प्रिंट होगा, फिर 30वां, फिर 40वां, फिर 50वां। सिर्फ इसलिए किया है ताकि 50 बार प्रिंट ना आए। करो नीचे करो। वहां पे हाँ राउंड ऑफ किया ना उसे, प्रिडिक्शंस में वैल्यूज आती हैं। हाँ जी। वाई प्रिंट डॉट इक्यू इक्वलाइज। इक्वलाइज का बेसिकली मतलब होता है कि जो मेरे पास टेस्टिंग डेटा है और जो प्रिडिक्शन वाला डेटा है उसको इक्वेट कर रहा हूं मैं। जो इक्वल टू करते हैं हम करेक्शन वाले में, डॉट इक्वल से ये भी सेम ही चीज करता है। लेकिन इसके अंदर ना चीजें सेम ही है जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, सिर्फ डिफरेंट अप्रोचेस दिखाई हुई है कि भाई इस तरीके से भी ये सेम चीज अचीव करी जा सकती है। समझ। और अभी ना ये आउटपुट मत इतना ज्यादा फोकस करो क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इसको वहां पे 100 ये 2F बेसिकली मतलब है कि भाई जो भी नंबर होगा एक्यूरेसी डॉट आइटम का, इसमें आगे पॉइंट के पहले 100 आइटम्स अलाउ कर रहा हूँ, 100 डिजिट्स, और पॉइंट के बाद सिर्फ 2 आइटम्स अलाउ कर रहा हूँ, 2 डिजिट्स अलाउ कर रहा हूँ। ठीक है, इस वैसे इस 100 को अगर खाली भी छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से भी लिखोगे सब भी सेम ही बात पड़ती है। बात समझ आइए। ठीक है, मेरा मॉडल ट्रेन हुआ। देखो जो मैं बताया था 10 20 30 40 50 आएगा सिर्फ, 50 लूप प्रिंट होने की जगह सिर्फ हर 10वां लूप प्रिंट हुआ है। ठीक है, और एक्यूरेसी इसकी 84.922% आ रही है। ठीक है, अब मैं चाहता तो इसमें ड्रॉप आउट वगैरह लगा के इसकी एक्यूरेसी बढ़ा सकता था, बट पॉइंट नहीं है। ठीक है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने का। ठीक है, इसके बाद ना एक चीज और, जैसे हमने मशीन लर्निंग में सीखा था कि पहले तो हम सिर्फ मॉडल्स को ट्रेन कर रहे थे, इवेल्युएट कर रहे थे। ठीक है, अभी तक हम डीप लर्निंग में वही कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जो हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं उसको यूज कैसे किया जाता है, ठीक है, वो वाला पार्ट भी है इसके अंदर। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, मैंने सबसे पहले पैसेंजर की जो डिटेल्स थी जो एक्स वाले आइटम से मेरे, है ना, आप यहाँ पे अगर देखोगे तो जो एक्स के अंदर मैंने ये सारी वैल्यूज दी है, ये वाली सारी वैल्यूज मैंने इनपुट ले ली, इन सबका इनपुट ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ना जो सिक्स है इसके अंदर पहले ही मैपिंग कर दी कि भाई वन इफ इनपुट सिक्स मेल फीमेल में, मतलब मेल डालोगे तो वन हो जाएगा, एल्स जीरो, क्योंकि हमारा जो डेटा है उसके अंदर इसी तरीके से मैपिंग हो रखी है। कहाँ गई ये रही, फीमेल जीरो मेल वन। ठीक है, तो मैंने अपने सारे के सारे एलिमेंट्स लिए। ठीक है, उसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। मतलब बेसिकली मैं बताया था कि भाई जो भी मैं डीप लर्निंग के अंदर वर्क कर रहा हूँ वो सारा टेंसर्स के ऊपर होता है, तो जो मैंने इनपुट लिए थे उसको टेंसर में कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, डॉट ट्रांसफॉर्म करके मैंने टेंसर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया, उसको स्केलर वैल्यूज में कन्वर्ट किया और फिर नीचे टेंसर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रिडिक्शन करवाई। अब जब मैं प्रिडिक्शन करवा रहा हूँ तब भी मॉडल को ट्रेन थोड़ा ना करना है मेरे को। ठीक है, इवेल्युएशन मोड में रहेगा। और जब आप लास्ट यहाँ पे देखोगे, लास्ट जब मैंने मॉडल की स्टेट क्या रखी थी, इवेल्युएशन मोड, तो मेरे को इसलिए यहाँ पे मॉडल डॉट वेल दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब आप एक बार मॉडल डॉट वेल लिखते हो ना तो उसके बाद फिर उसकी स्टेट इवेल्युएशन में ही रहती है जब तक आप मॉडल डॉट ट्रेन दोबारा नहीं लिखते। ठीक है, उसके बाद बस मैंने प्रोबेबिलिटी इक्वल टू मॉडल में यूजर टेंसर दे दिया जो यूजर ने इनपुट दिया था। ठीक है, इसके बाद मैंने किया रिजल्ट इक्वल टू सर्वाइव इफ प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज्यादा है, वरना नॉट सर्वाइव। हम चाहे इसे 0.1 मतलब 1 और 0 में भी ले सकते थे। राइट, यहाँ पे मैंने 0.5 के हिसाब से किया, मैं बस जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, राइट, जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू आ रही है उसको अगर मैं राउंड ऑफ कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली 0 या 1 में देगा, है ना। 0.61 बनेगा, 0.71 बनेगा, 0.5, 0.4 मेरा 0 बनेगा। राउंड ऑफ पता है ना कैसे होता है, मैं सिंपल राउंड ऑफ ही कर सकता था अगर मेरे को आउटपुट 0 या 1 में चाहिए था, बट क्योंकि मेरे को आउटपुट सर्वाइव और नॉट सर्वाइव में चाहिए था इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी चेक करी 0.5 से बड़ी आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बस मैंने सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी बता दी और प्रेडिक्शन बता दिया। यहाँ पे देखो मैंने कुछ इंफॉर्मेशन डाली। ठीक है, तो मैंने डाला क्लास वॉज 3,
सेक्स वाज मेल, एज वाज 28, सिबलिंग स्पाउसेस एक थे, पेरेंट चिल्ड्रन दो थे, ठीक है, फेयर 500 भरा उसने, ठीक है, और उसकी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी 28.61%, इसकी प्रेडिक्शन आ गया नॉट सर्वाइव, ये पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप इसमें बार बार वैल्यूज डाल के अपना अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से चेक भी कर सकते हो कि भाई कहाँ पे चेंज करने पे ज्यादा सर्वाइवल के चांसेस बन रहे हैं, कहाँ से नहीं बन रहे हैं, तो on, ठीक है। तो ये वाला जो था ये ना एक एंड टू एंड डीएल का मॉडल था, आप एंड टू एंड इस तरीके से बिल्ड करते हो, ठीक है, क्योंकि जब हम सीख रहे हैं तो हम ना पार्ट्स में सीखते हैं, राइट, उन पार्ट्स को कंबाइन कैसे किया जाता है, ऐसे, क्लियर है, कोई डाउट, पक्का, बड़े आगे, ठीक है, क्या करते हैं, अच्छा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है दैट इज कॉल्ड CNN, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे ना वो था बेसिक न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है, बहुत बेसिक लेवल पे थे, हम लीनियर लेयर्स को ही यूज कर रहे थे अब तक, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम टाइप ऑफ लेयर पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में होता क्या है, देखो, जब मैं नॉर्मल अपने न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहा था तो उसके पास ना इमेजेस को रीड करने का कोई तरीका नहीं था, तभी हमें उसको मूव -1 और 784 करके पिक्सल्स को एक एरे में डालना पड़ता था, क्योंकि वो एरे को ही रीड कर सकता है, राइट। जब कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो यहाँ पे ना इमेजेस को डायरेक्टली रीड कर सकता है, ये कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क CNN हमारे इमेजेस को डायरेक्टली रीड कर सकते हैं, ठीक है। करते कैसे हैं, मान लो ये मेरी एक इमेज है, ठीक है, अब जब वो कन्वोल्यूशन लेयर के पास जाएगा तो वो ना इसके ऊपर एक कर्नल अप्लाई करेगा, ठीक है। कर्नल मैंने बताया था क्या होता है, याद है, नहीं याद है, कर्नल होता है बेसिकली एक छोटा सा पार्ट ऑफ द इमेज को एक बार में देखना, ठीक है, एक छोटे से पार्ट ऑफ द इमेज को एक बार में देखना, ठीक है। अब वो करेगा क्या कि जब कर्नल मान लो 4x4 2x2 का कर्नल है ये, ठीक है, और इमेज वॉज सम 28x28, ठीक है, जो हमारी ओरिजिनल थी वही ले लेते हैं, तो 28x28 है, ये 2x2 का कर्नल है, ठीक है, तो मतलब ये 4 पिक्सल हमारा जो कर्नल है वो 4 पिक्सल एक बार में देख पाता है, ठीक है। अब इस पे आया, मान लो हम डिजिट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हम हैंड ऑन डिजिट्स पे थे उसी की बात कर रहे हैं, तो अब ये क्या करेगा, मान लो 0 लिखा हुआ है ऐसे, ऐसे ही होगी इमेज, इमेज ऐसी होगी। अब इस वाले पार्ट के अंदर कौन से पिक्सल्स के ऊपर 0 का कोई भी वर्टिसेस फॉल कर रहा है, इसके अंदर इस पे फॉल कर रहा है, इस पे फॉल कर रहा है, इस पे फॉल कर रहा है, इस पे फॉल नहीं कर रहा है ना, तो सिंपली क्या होगा, इस वाले कर्नल को, इस वाले मतलब पार्ट के नीचे जो पिक्सल होगा वो डिलीट कर दिया जाएगा, बात समझ आई, बात समझ आई, क्योंकि नेसेसरी पिक्सल नहीं है ना वो, व्हाइट बैकग्राउंड ही तो है, नहीं पॉइंट। इसी तरीके से अब वो आगे बढ़ेगा, अगला यहाँ पे बनाएगा, ठीक है, इसमें इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसको डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे करते करते वो पूरी इमेज को स्कैन करेगा, और जहां जहां पे कुछ भी एजीज है, इनको हम एजीज कहते हैं, ठीक है, जहां जहां पे कोई भी एजीज है उनको रखेगा, बाकियों को डिलीट करता चलेगा। तो बेसिकली इससे होगा क्या, मेरी जो इमेज होगी वो ना पूरी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, एक्सपेक्ट फॉर दिस पार्ट, जहां पर डिजिट है उस वाले पार्ट को छोड़ के बाकी पूरी इमेज डिलीट हो जाएगी, है ना। बेसिकली जैसे आप बैकग्राउंड रिमूव करते हो इमेजेस का, वही वाला सेम काम हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तब अब अगर मैं इस वाली इमेज को देखूं, ठीक है, इसके ऊपर मैं कोई एक नई इमेज ओवरले करूं, ठीक है, छोटा मैं समझाता हूं, जैसे मान लो जो ये वाली इमेज है इसमें ना इस तरीके से नहीं देखते, कुछ इस तरीके का 0 बचेगा हमारे पास, अगर मैं सिर्फ इमेज की बात करूं तो ये सारा आसपास का पार्ट डिलीटेड होगा, कुछ इस तरीके का बचेगा हमारे पास 0 सिर्फ, राइट। अब अगर मैं इस वाले पार्ट को एक नई इमेज के ऊपर ओवरले करूं, लेट्स से वहां पे 7 लिखा हुआ है, ठीक है, लेट्स से वहां पे 7 लिखा हुआ है, तो अगर मैं पिक्सल देखूं तो जो भाई ऐसे पिक्सल्स हैं जो 0 वाली जो हमारी इमेज बची हुई है उसके और 7 के अलाइन कर रहे हैं वो बहुत कम है, यहाँ पे थोड़े से हैं, यहाँ पे थोड़े से हैं बस, कितना मेरे ख्याल से 10% भी नहीं होगा मुश्किल से ये, है ना, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई इसकी 7 होने की। बट अगर मैं वहीं पे 0 की बात करूं तो मान लो थोड़ा बहुत अलग भी लिखा हुआ है 0, ठीक है, इसको हटाते हैं, बट 0 थोड़ा बहुत अलग भी लिखा हुआ है, 0 थोड़ा बहुत अलग भी लिखा हुआ है,
फिर भी आप देखो यहाँ पे जो डेंसिटी है पिक्सल अलाइनमेंट की, ठीक है, ये तो चलो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे भी थोड़ी सी है, जो डेंसिटी है पिक्सल अलाइनमेंट की ये बढ़ गई है, ये बढ़ गई है, ठीक है। तो देयर इज अ हायर चांस कि भाई जो डिजिट है वो 0 है कंपेयर टू 7, राइट। और यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक इमेज के साथ किया है, ये हमारे मॉडल की ट्रेनिंग हो रही है वो हजारों इमेज के साथ ट्रेन कर रहा है, तो इसके पास हजारों बेसिकली यू कैन से फिल्टर्स हैं जिससे वो लगा लगा के देख सकता है। गेटिंग अ पॉइंट? बात समझ आई? तो दिस इज हाउ अ कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क वर्क्स, ठीक है। इसके आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, कि भाई एक तो कर्नल का मैंने बताया, ठीक है, कर्नल का साइज इस वाले का 2 होगा क्योंकि 2x2 का है। कर्नल हमेशा स्क्वायर ही होता है, ऐसा 2x3 का कर्नल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, कर्नल हमेशा स्क्वायर होगा, ठीक है। दूसरी चीज, हम ना इसमें एक्चुअली पैडिंग भी देते हैं, हम इसमें एक्चुअली पैडिंग भी देते हैं। पैडिंग का मतलब क्या होता है कि भाई 2x2 का कर्नल तो है, जो कर्नल अपना काम कर रहा है वो तो वही करेगा, हम ना आसपास के एक एक पिक्सल एक्स्ट्रा दे देते हैं इसे, जब रीड कर रहा है ना ये, तो इस तरीके से ये एक्स्ट्रा पिक्सल देते हैं, मतलब ये वाला इसकी ओवरलैप कर जाएगा, इस तरीके से एक्स्ट्रा दे देते हैं, ठीक है। इससे होता क्या है कि हमारे पास ना एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है कि भाई हाँ यहाँ पे एज एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि कई बार होगा, मान लो मेरा ये कर्नल है, ठीक है, कोई इमेज होगी बिल्कुल ही कोने से निकल जाएगी, थोड़ा सा पार्ट आएगा बिल्कुल, इसमें पॉसिबिलिटी है ना। तो भाई अब उसको ना यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई ये कहीं और से आया है क्या नहीं है। तो जब बहुत ज्यादा छोटा पार्ट होता है उसका, तो उसको ड्रॉप कर देता है, ठीक है, इसको उसने ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, ठीक है, मान लो ये 0 था, कुछ इस तरीके से 0 निकला हुआ है ये, तो यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देगा, इसको लेगा, ठीक है। जब पैडिंग लगेगी, जब पैडिंग लगेगी तो एक एक पिक्सल फालतू आ रहा है, तो भाई मान लो मेरा कर्नल यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है मेरा कर्नल, ठीक है। सॉरी, दो मिनट को एक तो महंगे महंगे अपना सब हो जाए तो तो कोई से कर ले ठंड ठंड कोई से कर ला के कनेक्शन हाँ इसे आवे ऊपर से ही ये पैडिंग तक समझ आया? पैडिंग का कंसेप्ट समझ आया? पैडिंग हो गया, ठीक है। कोड पे आते हैं, ठीक है, कोड पे आप यहाँ पे देखो, अरे गाइस 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 बस,
चले आगे पढ़ लें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने वही डेटा को जैसे लोड करते हैं वही सब किया है, एग्जैक्टली सेम चीज है ना। यहाँ पे अगर देखो तो मैंने ट्रेनिंग का टेस्टिंग का डेटा पहले फेच किया, उसका फिर लोडर बना दिया दोनों के। ठीक है, जो हमने पहले भी किया था सेम पार्ट है, राइट। यहाँ पे आपने एक चीज क्या नोटिस करोगे कि हमने पहले ना सिर्फ MNIST किया था, इस बार हम फैशन MNIST कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब नॉर्मल डिजिट्स की बात करता हूं मैं, ठीक है, MNIST में नॉर्मल डिजिट्स थी पहले, ठीक है, तो जब मैं उनकी बात करता हूं तो उनको एक एरे में कन्वर्ट कर पाना काफी ज्यादा सिंपलर है मेरे पास, उनके बीच में बहुत ज्यादा लिंक्स नहीं है। गेटिंग पॉइंट कि भाई उनके अंदर बहुत ज्यादा लिंक्स नहीं है। बट फैशन MNIST में क्या है, मेरे पास ना क्लोथिंग आइटम्स है, शर्ट्स ट्राउजर्स, इस तरीके से अलग अलग इमेजेस हैं क्लोथिंग आइटम्स की। ठीक है, इसको अगर मैं सिंपली एक एरे में कन्वर्ट कर दूंगा तो कुछ भी समझ आना बहुत मुश्किल है, राइट। क्योंकि भाई डिजिट्स में जो वेरिएशन होंगे कंपेयर टू क्लोथिंग में वेरिएशन, तो डिजिट्स में बहुत ज्यादा कम वेरिएशन होंगे। मैं जीरो को कितने ही तरीके से बना लूंगा, अगर मेरे को जीरो बनाना है तो बहुत ज्यादा तरीके तो है नहीं उसके, ऑलमोस्ट पिक्सल सेम सेम पे ही लाई करेंगे। बट अगर मैं शर्ट देखूं या ट्राउजर्स देखूं या इस इन सब चीजों की बात करूं तो भाई बहुत ज्यादा डिफरेंट वैरायटीज हो सकती हैं, है ना। भाई कोई शर्ट कहीं से फोल्डेड है, कोई किसी तरीके से फोल्डेड है, और किसी पे सलवटे हैं, किसी पे नहीं है, तो बहुत ज्यादा अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं, राइट। तो जब बहुत ज्यादा वेरिएशन होते हैं ना, तब मैं एक इमेज के ऊपर कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क लगाता हूँ इंस्टेड ऑफ सिंपली यूजिंग अ नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने अपना सिंपल CNN डिफाइन किया है। ठीक है, जो FC1 है वो तो सिंपल लेयर है मेरी, ठीक है, तो मैपिंग लेयर है, पता आपको लीनियर लेयर है, हमें इसकी तो नीड पड़ेगी जब भी मैं फाइनल आउटपुट दे रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एक कन्वोल्यूशन की लेयर लगाई। ठीक है, कन्वोल्यूशन लेयर क्या करती है, वो पिक्सल को देखेगी और उसका एक मैप बनाती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 और 32 दिया कि भाई एक इमेज एक बार में इनपुट लेगा, उसको 32 सेगमेंट्स में करके भेजेगा। बात समझ आई, एक इमेज के 32 सेगमेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, कर्नल साइज मैंने यहाँ पे 3 दिया है। ठीक है, मतलब 3x3 का मेरा कर्नल चल रहा है उसके ऊपर। ठीक है, और पैडिंग मैंने 1 पिक्सल दिया है। ठीक है, 3x3 का कर्नल है, पैडिंग 1 है। ठीक है, अच्छा हाँ, पैडिंग में ना एक चीज याद रखना कि कर्नल में तो जो पिक्सल्स हैं वो रखते हैं फिर लीड करते हैं, पैडिंग में ऐसा नहीं होता। जो पैडेड वाले पिक्सल्स आ रहे हैं ना उसके पास, वो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट लेने के लिए होते हैं, वो एक्चुअली डिलीट वगैरह नहीं होते। ठीक है ना, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए होते हैं वो। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने सिंगल इमेज ली, 32 में उसको स्प्लिट किया 32 आउटपुट में, और 3 का कर्नल साइज रखा था, पैडिंग इज 1। ठीक है, इस तरीके से मैं कन्वोल्यूशन लेयर देता हूँ। ठीक है, बट अब ना प्रॉब्लम इज कि जो कन्वोल्यूशन लेयर है ना, वो मेरे को एक यू कैन से बिट मैप देती है। बिट मैप को अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं तो एक लेट्स से जो इसने हमने एक इमेज दी ना, इसने इसको 32 नंबर्स में कन्वर्ट किया बेसिकली। ठीक है, 32 नंबर्स में कन्वर्ट किया, और ये 32 नंबर्स कौन से हैं, जिसके अंदर इसने चीजें डिटेक्ट करी। ठीक है, इसके अंदर इसने चीजें डिटेक्ट करी। अब इसने मेरे को पिक्सल तो बता दिए कि भाई इसमें इमेज है, इसमें इमेज है, इसमें इमेज का पार्ट है, ये वाली सारी ब्लैंक्स है, राइट। मेरे को उसको रिकंस्ट्रक्ट भी करना पड़ेगा इमेज को, मेरे को उस इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है कि भाई जो जैसे डिजिट वाला मैं एग्जांपल लूं तो खाली हो गए थे ना बाकी सारे पिक्सल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वोल्यूशनल है ना, कन्वोल्यूशन नेटवर्क, कन्वोल्यूशन लेयर, ये सिर्फ बताती है कौन से पिक्सल पे इमेज का पार्ट है, कौन से पे नहीं है। हमारे पास आती है नेक्स्ट पूलिंग लेयर। ठीक है, पूलिंग लेयर मेरे को उस इमेज को जो पिक्सल रखने हैं उसे रखती है, बाकियों को हटा देती है, मतलब बेसिकली रिकंस्ट्रक्ट करती है। ठीक है, लेकिन सिर्फ जो मेन पार्ट है इमेज का वो रख के बाकी हटा देती है। ठीक है, ठीक है, पूलिंग लेयर में यहाँ पे मैंने 2 देने का मेरा मतलब है कि भाई जो मैं ओरिजिनल मेरा इमेज का साइज है उसको हाफ कर रहा हूँ, जो मेरा ओरिजिनल इमेज का साइज है उसको हाफ कर रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो 28/28 था, उसमें जो डिजिट होगी वो तो उसके हाफ से भी कम में होगी, है ना। उसमें जो एम्प्टी स्पेस होगा वो बहुत ज्यादा होगा, राइट। तो उसके हाफ से भी कम में होगी तो यूजुअली हम हाफ कर देते हैं। ठीक है, मैंने हाफ कर दिया, 28/28 की जो इमेज थी वो 14/14 की बचेगी। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट जो मेरी लीनियर लेयर थी इसके अंदर 32 कंपोनेंट्स वो वाले जो कि मेरे कन्वोल्यूशन नेटवर्क ने दिए। ठीक है, और फिर जो रिकंस्ट्रक्टेड इमेज है जो कि 14/14 की हो चुकी है वो, तो इतने कंपोनेंट्स इस लेयर के पास जाते हैं। ठीक है, बात समझ आई, समझ आई। और फिर ये भाई 10 में आउटपुट दे रही है। ठीक है, फैशन है, मैंने IST वाला जो हमारा डेटा सेट है उसके अंदर भी 10 डिफरेंट ये क्लोथिंग ही है।
तो इसमें हमें 10 में आउटपुट ले लिया। बात समझ आई? कोई डाउट? नहीं ना? ठीक है। इसके बाद डेटा फ्लो कैसे कर रहा है? सबसे पहले कन्वोल्यूशन लेयर के पास जा रहा है, कन्वोल्यूशन लेयर के बाद उसके ऊपर रेलू का एक्टिवेशन फंक्शन लग रहा है। ठीक है। यूजुअली हम रेलू का जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है ना, वो इनिशियल लेयर्स के अंदर ही लगाते हैं, या तो पहली पे या मैक्सिमम दूसरी पे। ठीक है। लास्ट तक आते आते हम वैल्यू लगाना प्रेफर नहीं करते, लास्ट तक आते आते या तो हम सीधा आउटपुट ले लेते हैं, वरना सॉफ्ट मैक्स लगाते हैं। ठीक है। जो आखिरी है या लास्ट सेकंड लेयर है उस पर सॉफ्ट मैक्स लगाया जाता है। ठीक है। मैंने फिर उसे पूलिंग लेयर से पास कर दिया। ठीक है। पूल लेयर के बाद मैंने क्या किया, जो मेरा डेटा था उसको रिकंस्ट्रक्ट किया। ठीक है। रिकंस्ट्रक्ट करना है क्योंकि जो इमेज है वो हाफ हो चुकी है, प्लस 32 मेरे पास एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स आ चुके हैं, तो मैंने सिंपली -1 32 14 इंटू 14 कर दिया। ठीक है। तो 14/14, तो जो मेरे इमेज के कंपोनेंट्स थे वो। ठीक है। और हर एक कॉम्बिनेशन के लिए मेरे पास 32 जो कन्वोल्यूशन लेयर में कंपोनेंट्स दिए हैं वो होंगे। राइट। तो मैंने मेंशन कर दिया वो। ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट मैपिंग लेयर से पास कर दिया। ठीक है। उसके बाद वही सेम चीजें, क्राइटेरियन दिया, डिवाइस दिया, मॉडल डिफाइन किया और ऑप्टिमाइजर डिफाइन किया। ठीक है। ट्रेनिंग करवा दी, सेम वही ट्रेनिंग का लूप है 10, इस बार रेंज मैंने बस 10 की ली है, बाकी ट्रेनिंग लूप एग्जैक्टली सेम है ना। उसके बाद इवैल्यूएशन कर लिया इसका। ठीक है। मेरे को कुछ 10% की ही एक्यूरेसी मिल पाई, बहुत ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी मिली नहीं। मॉडल कॉम्प्लेक्स है ना ये, इसके अंदर आपको अभी बैच नॉर्मलाइजेशन भी करोगे, ड्रॉप आउट भी करोगे, तब जाके एक्यूरेसी धीरे धीरे इंप्रूव हो सकती है इसकी। मैंने सिंपल एक आइडिया दिया आपको। ठीक है ना। अब आपको समझ भी आ रहा है कि भाई जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स होंगे, जैसे मैं थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ रहा हूँ तो एक्यूरेसी मेरी ऑटोमेटिकली गिर रही है। अब मेरे को यहाँ पे बैच नॉर्मलाइजेशन या ड्रॉप आउट वगैरह की ज्यादा नीड पड़ेगी। ठीक है ना। अच्छा हाँ, जो बैच नॉर्मलाइजेशन है वो तो एक ही बार होती है एक मॉडल में। ठीक है। ड्रॉप आउट का ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है एक ही बार होगा। आपने पहली लेयर के बाद भी ड्रॉप आउट कर दिया, फिर आप दूसरी लेयर के बाद भी ड्रॉप आउट कर सकते हो। ठीक है। ड्रॉप आउट को नेसेसरी नहीं है, क्योंकि बैच नॉर्मलाइजेशन तो प्रॉब्लम ही पहली लेयर में जो आ रही है उसको सॉल्व कर रही है, तो पहली लेयर के बाद ही होगी ऑब्वियसली। राइट। तो दोबारा करने का पॉइंट ही नहीं है। पर ड्रॉप आउट जितनी मर्जी बार कर सकते हो आप। ठीक है। क्लियर है? बात समझ आइए? तो दिस इज व्हाट वी कॉल अ कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। क्लियर है? कोई डाउट? नहीं? एक बार रन करके देखना आप लोग अपने पास, रन करके देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देख लिया रन करके? हो रहा है? करो करो। Sorry. ठीक है, हो जाए तो बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद वैसे जो नेक्स्ट टॉपिक हमें करना है उसको हम कहते हैं ट्रांसफर लर्निंग। ठीक है।
अरे हो गया, समझ आया? बताएगा कौन? समझ आया? कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस तरीके से डिजाइन करते हैं उसका? 3-12। ठीक है, क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर लर्निंग। ठीक है, अब देखो, जब भी हम डीप लर्निंग के वगैरह की बात कर रहे हैं तो मॉडल डिजाइन करने आपको आए। ठीक है, अब आपको भी नोटिस किया होगा कि भाई मॉडल डिजाइन करना इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है। ठीक है, मॉडल डिजाइन करना इज प्रीटी सिंपल, राइट? जो मेन पार्ट आता है जिसकी वजह से मेरा मॉडल इंटेलिजेंट या फिर डम बनता है, वो आता है डेटा। ठीक है, अभी जो हम डेटा यूज कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 30,000 रोज के आसपास का डेटा है। ठीक है, बट एक अगर आपको रियल लाइफ मॉडल बनाना है तो आपको ना थाउजेंड्स एंड करोड़ ऑफ रोज का डेटा चाहिए होता है। ठीक है, इतना डेटा हमारे पास तो अवेलेबल भी पॉसिबल ही नहीं है। एंड देयर आर ऑनेस्टली मल्टीपल कंपनीज जिनके पास भी इतना डेटा अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे पास ना एक कंसेप्ट आता है इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, कॉल्ड ट्रांसफर लर्निंग। ठीक है, ट्रांसफर लर्निंग में बेसिकली हो क्या रहा है कि हम ना एक मॉडल ढूंढते हैं जो कि ऑलमोस्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके जैसा होता है, जो कि ऑलमोस्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके जैसा होता है। जैसे एग्जांपल दे, जो कोड हमने आगे किया हुआ है उसका एग्जांपल अगर मैं लूं तो ठीक है, तो मेरे पास ना एक डेटा सेट था कॉल्ड CIFAR 10। ठीक है, वही 10 ऑब्जेक्ट्स का डेटा सेट है, उसके अंदर प्लेन, अम्ब्रेला वगैरह 10 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो उसके ऊपर डेटा सेट है। अब मैं सिर्फ उस डेटा सेट के ऊपर अपना एक मॉडल ट्रेन कर लेता, राइट? तो वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि भैया प्लेन के वेरिएशन देखोगे तो करोड़ों वेरिएशन हो सकते हैं, कोई किसी एंगल से, कोई किसी एंगल से, कोई कहीं से, कोई कैसे, राइट? तो उसके ऊपर डेटा सेट, सॉरी, उसके ऊपर मॉडल मैं ट्रेन करता तो इतना ज्यादा एफिशिएंट मॉडल नहीं होता वो। ठीक है,
फ्रीली अवेलेबल होता है, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले मैंने अपना डिवाइस चेक किया कि जीपीयू अवेलेबल है, जीपीयू अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना ट्रांसफॉर्मर डिफाइन किए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर बेसिकली जो टेंसर में कन्वर्ट करते हैं उसे हम ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म डॉट टू टेंसर कर देते थे, ठीक है, क्योंकि हमें एंड टू एंड मॉडल मेरा ही था, तो जैसा भी बस डेटा होगा उस हिसाब से मॉडल को डिजाइन करता। बट अब द प्रॉब्लम इज कि शुरुआत का 90% ऑफ द मॉडल रेजनेट वाला है और लास्ट का 10% जो मतलब एक ही लेयर मेरी है ना। तो मेरे को जो मेरे डेटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा वो रेजनेट के हिसाब से करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने उस हिसाब से उसको ट्रांसफॉर्म किया है। मैंने सबसे पहले रिसाइज किया, ठीक है। ये ना रेजनेट की प्रॉपर्टीज हैं, आप यहां से याद कर लो वरना आप गूगल करोगे आपको वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले उसको रिसाइज किया 244 बाय 244 पिक्सल्स में, ठीक है। हुआ कुछ नहीं, जो मेरी मेन इमेज थी वो ऐसी कैसी रही, उसके आसपास ब्लैंक पिक्सल्स आ गए बस। हाँ, क्योंकि जो रेजिडेंट मॉडल है वो 244 बाय 244 की इनपुट लेता है। मैंने बताया ना कि भाई इनपुट तो मेरे को रेजिडेंट के हिसाब से देना पड़ेगा ना, लास्ट में आउटपुट में अपने हिसाब से ले सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसको ट्रांसफॉर्म डॉट टू टेंसर किया और टेंसर को नॉर्मलाइज भी करना पड़ता है मेरे को, ठीक है। नॉर्मलाइज करने के लिए मेरे पास जो मेरा मॉडल होता है उसकी मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स की वैल्यू होती है और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो मैंने आप यहाँ पे देखोगे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज डिफाइन करी है, ठीक है। ये वैल्यूज रेंडमली नहीं आई है, ठीक है। ये वैल्यूज एक्चुअली आपको याद करने वाली चीज है कि रेजनेट जो मेरा मॉडल है उसकी ये वैल्यूज है, और आप गूगल करोगे गूगल में बहुत इजीली मिल जाता है, ठीक है। बात समझ आ रही है? बात समझ आई? बहुत ही ज्यादा गर्मी करने लग गया है क्या उसमें कुछ? हवा तो दे ही रहा था, वही कह रहा हूँ कि एटलीस्ट हवा तो दे ही रहा था। चलो कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना जो मेन मेरा डेटा सेट है CIFAR10 उसे import किया, ठीक है, क्योंकि अब मेरे को लास्ट लेयर की तो ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी ना भाई, वरना वो मैप करना कैसे सीखेगा, राइट। मैंने अपना वही CIFAR जो डेटा सेट है उसको इंपोर्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ट्रेन डेटा सेट, ट्रेन डेटा सेट और ट्रेन लोडर, टेस्ट डेटा सेट और टेस्ट लोडर, जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे ही किए। इसके साथ देखोगे मैंने ना रूट इक्वल टू डॉट स्लैश डेटा दिया, ठीक है। सिंपल सा मतलब क्या होता है कि भाई बाय डिफॉल्ट जब जो टॉर्च विजन है वो डेटा सेट को डाउनलोड करता है तो ना मेमोरी के अंदर डाउनलोड करता है, मतलब वो अपने हिसाब से देख लेता है कहाँ पे रखना है, ठीक है। मैंने डॉट स्लैश डेटा दिया है तो इसका मतलब है कि भाई एक फोल्डर बनाओ डेटा के नाम से, उसके अंदर सारा आप जो भी मॉडल का वो है डेटा सेट है मेरा वो रखोगे, ठीक है। तो वही किया बस मैंने, बाकी तो आपको पता ही है कैसे लोड करते हैं डेटा। इतना बात समझ आया? क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे रेजनेट मॉडल डिफाइन किया, ठीक है। मॉडल डिफाइन करते हुए मेरे को मॉडल और वेट्स दोनों देने पड़ते हैं, तो मैंने यहाँ पे रेजनेट में वेट्स भी दे दिए, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? मैंने यहाँ पे अपना मॉडल डिफाइन कर दिया। इमेज बन के V1 का मतलब होता है कि भाई अब जो मॉडल मेरा ट्रेन होता है वो स्टेजेस में ट्रेन होता है, उसके नए नए वर्जन आते रहते हैं, तो दिस इज अ स्पेसिफिक वर्जन जिसके मैंने वेट्स यूज करे हैं, ठीक है। आपके पास अगर आप गूगल करोगे रेजिडेंट को तो डिफरेंट डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज मिलती है, उसमें वर्जन वगैरह सब कुछ मेंशन होता है। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है वो सारी आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी, वरना आप यहाँ से याद कर सकते हो, क्योंकि मेरे को भी ये इन्फॉर्मेशन याद नहीं है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ही नहीं है इसको याद रखने का। जब मेरे को गूगल पे मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन वहां से यूज करूंगा, है ना। कुछ ऐसा तो नहीं है कि मेरे को समझना है या कुछ है, सिर्फ नंबर है जो मेरे को लिखने हैं, है ना। अब उसके बाद देखो आता है हमारा मेन कंसेप्ट, ठीक है। जो हम करते हैं ना ट्रांसफर लर्निंग, वो होती कैसे है वो पार्ट समझते हैं। भाई कुछ इस तरीके का मॉडल होगा मेरे पास, ठीक है, सिंपल से बना लेते हैं, ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट मेरे पास रेजनेट का होगा, है ना। ये वाला पार्ट हमारा खुद का होगा, है ना, सिंपल। अब जो ये वाली लेयर है ये तो अभी फुल्ली डिस्कनेक्टेड है, अब कनेक्टेड ही नहीं है किसी तरीके से इससे। जो ये वाली लेयर से कनेक्टेड है ऑलरेडी, जो भी इसका डेटा है उस हिसाब से कनेक्टेड है ये, जिस भी हिसाब से कनेक्टेड है उस हिसाब से कनेक्टेड है ये, है ना। अब फिर से बैठ जाओ।
अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि भाई अगर मैं अपने मॉडल को ट्रेन करूं इस पे कनेक्शन बनाने के लिए, तो वो ये वाले कनेक्शन भी चेंज कर देगा। ठीक है, अगर मैं अपने मॉडल को ट्रेन ना करूं तो भाई तो कनेक्शन ही बने, तो डेटा आगे कैसे जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम करते क्या है कि भाई मैं ना सिर्फ इतनी रोज को, इतने न्यूरॉन्स को फ्रीज कर देता हूं। ठीक है, इतने न्यूरॉन्स को मैं फ्रीज कर देता हूं। ठीक है, तो न्यूरॉन फ्रीज होने का मतलब होता है कि भाई अब उनके वेट्स थे वो चेंज नहीं हो सकते, बेशक से मॉडल की ट्रेनिंग हो रही है नहीं हो रही है, वो चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, फिर मैं सिर्फ इतने वाले पैरामीटर्स को अपने वाले न्यूरॉन को ट्रेन कर लेता हूं, उसे मैपिंग कर देता हूं। ठीक है, बात समझ आइए, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर लर्निंग। ठीक है, करते कैसे हैं आप, यहाँ पे ना मैंने बोल दिया कि भाई इनको फ्रीज कर देता हूँ, उसको नहीं करता हूँ। एक्चुअली ना ऐसे सिलेक्ट कर पाना पॉसिबल ही नहीं है मेरे पास कि भाई कौन से न्यूरॉन्स को फ्रीज कर रहा हूँ, कौन से को नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली करते क्या है कि हम सबसे पहले पूरे मॉडल को फ्रीज करते हैं। सबसे पहले पूरे के पूरे मॉडल को फ्रीज करते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि भाई उसकी लास्ट कहां पे है। ठीक है, और जब लास्ट लेयर मिलती है तो हम लास्ट लेयर को अनफ्रीज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो पाता है बार बार जो न्यूरॉन्स हमें ट्रेन नहीं करने, बाकियों को अनफ्रीज कर देना। ठीक है, कोड वाइज देखते हैं ये चीज कैसे होती है। और सबसे पहले आप देखोगे मैंने क्या किया, पैराम इन रेजोनेट डॉट पैरामीटर्स। ठीक है, मैंने हर एक पैरामीटर के ऊपर आइटरेट किया। ठीक है, जो मेरा रेजिडेंट मॉडल था उसके जितने भी पैरामीटर्स थे हर एक के ऊपर आइटरेट किया। ठीक है, मतलब बेसिकली हर एक न्यूरॉन के पास गया। ठीक है, और मैंने क्या किया, पैराम डॉट रिक्वायर्स ग्रेड। रिक्वायर्स ग्रेड यू कैन से प्रॉपर्टी है मेरी। ठीक है, जिसको मैंने फॉल्स पे सेट कर दिया। रिक्वायर्स ग्रेड का मतलब क्या होता है कि भाई इसकी ग्रेडियंट होना है या नहीं होना है। ठीक है, मतलब इसकी ट्रेनिंग होनी है या नहीं होनी है। मैंने बाय डिफॉल्ट सभी की ट्रेनिंग को मना कर दिया कि इसमें से कोई भी किसी भी डेटा की मॉडल, किसी भी पैरामीटर की ट्रेनिंग नहीं होनी है। ठीक है, इतना समझ आया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ना अपनी खुद की एक लेयर इंट्रोड्यूस करी। ठीक है, मैंने अपनी खुद की एक लेयर इंट्रोड्यूस करी। जो मेरा रेजनेट है वो लास्ट लेयर में 512 आउटपुट देता है। ठीक है, तो मैंने अपनी एक लेयर इंट्रोड्यूस करी, सिंपली फुली इंटीग्रेटेड लेयर है एंड नॉट लीनियर के नाम से, मतलब लीनियर लेयर है एफसी के नाम से। ठीक है, इसके अंदर हम 512 इनपुट ले रहे हैं क्योंकि रेजनेट मेरे को 512 आउटपुट देता है लास्ट में, और 10 में मैप कर रहे हैं उसे क्योंकि मेरे को 10 आउटपुट ही चाहिए। समझ आइए, मैंने सारे पैरामीटर्स फ्रीज कर दिए। उसके बाद अपनी एक लेयर अभी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अपने रेजनेट के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैंने जो मेरा मॉडल था उसको 2 डिवाइड कर दिया, मतलब जीपीयू भेज दिया। समझ आया, कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो दोस्तों मैंने अपना क्राइटेरियन किया है और ऑप्टिमाइजर डिफाइन किया है। ठीक है, ऑप्टिमाइजर आप देखोगे जो पैरामीटर्स मैंने दिए हैं वो रेजनेट के दिए हैं। ठीक है, और रेजनेट भी पूरे के रेजनेट के नहीं दिए, रेजनेट डॉट एफ पैरामीटर्स दिए हैं। ठीक है, पैरामीटर्स सिर्फ और सिर्फ मेरी वाली लेयर की। ठीक है, क्योंकि मेरे को सब कुछ करना ही जब अपनी लेयर पे है, मैं सिर्फ वही पैरामीटर दूंगा, बाकी पैरामीटर देके पॉइंट ही क्या है, बाकी पैरामीटर तो फ्रीज है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा फॉर नेम पैरामीटर इन रेजिडेंट डॉट नेम पैरामीटर्स। ठीक है, जितने भी पैरामीटर्स थे, ठीक है, उसमें से मैंने नेम एंड पैरामीटर निकाला। ठीक है, अब हर एक लेयर को ना एक नेम दिया जाता है। जैसे याद है हम FC1 BN1 नेम देते थे, याद आ रहा है? जब हम मॉडल डिफाइन करते हैं तो हम लेयर्स को नाम देते हैं, है ना। तो मैंने चेक किया भाई रेजनेट में जो लास्ट लेयर है उसका नाम है लेयर 4। ठीक है, तो मैं चेक किया कि भाई इफ पैरामीटर इफ लेयर 4 इन नेम, कि भाई नेम में लेयर 4 है यहाँ पे, उसको हम रिक्वायर ग्रेड इक्वल टू ट्रू कर दिया कि रेजनेट की मैंने लास्ट वाली जो रो थी उसको अनफ्रीज कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास जो मेरी इंट्रोड्यूस्ड रो है लेयर है वो है, और रेजनेट की जो लास्ट लेयर थी वो है। इन दोनों में कनेक्शन बिठाने थे मेरे को, तो मैं इन दोनों को अनफ्रीज कर रखा है, मतलब मेरी वाली तो फ्रीज थी नहीं कभी, रेजनेट की लास्ट थी उसको मैंने अनफ्रीज कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने पैरामीटर को अपडेट किया कि भाई कौन कौन से पैरामीटर्स अपडेट होने हैं। P फॉर P इन रेजनेट डॉट पैरामीटर्स। ठीक है, मैं सारे पैरामीटर्स के ऊपर अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन सिलेक्ट कौन से कर रहा हूँ, इफ P डॉट रिक्वायर ग्रेड, कि भाई अगर उस पैरामीटर का रिक्वायर ग्रेड ट्रू है तभी उसको हम पैरामीटर्स में डाल रहे हैं, वरना नहीं ले रहे उसको। बात समझ आई, क्लियर है? ठीक है, उसके बाद मैंने अपना ऑप्टिमाइजर डिफाइन किया। ठीक है, दोबारा कि मेरे को फाइन ट्यूनिंग भी तो करनी है, एक तरफ अपनी लेयर को ट्रेन करूंगा,
और एक कनेक्शन स्टैब्लिश करूंगा मेन वाले जो मैप करेंगे आउटपुट को। हाँ 1 - 4 का मतलब 0.0001 सॉल्व करना बताया था ना आपको, तो मतलब बहुत ज्यादा छोटे वैल्यू रखी है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स टू अपडेट में जो ऊपर मैंने फाइंड किया था वो दे दिए। समझ आए अभी तक बात, ठीक है। तो अभी तक मैं रेजनेट जो मेरा मॉडल था उसके अंदर बेसिकली अपनी लेयर इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ और जो मॉडल की लास्ट लेयर थी उसको अनफ्रीज कर चुका हूँ वापस, ठीक है। तो मेरा मॉडल ट्रेनिंग के लिए रेडी है यहाँ पे, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया ट्रेन मॉडल के नाम से, ठीक है। आप चाहो तो इसको नॉर्मली भी कर सकते थे बट मैंने यहाँ पे फंक्शन के थ्रू किया है, ठीक है। वही ट्रेनिंग का मैंने मॉडल ट्रेन डाला, एपॉक डिफाइन किए, ठीक है। एपॉक इसके अंदर यहाँ पे बाइट डिफॉल्ट 5 डिफाइन है, आप जितने मर्जी कर सकते हो जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तब, ठीक है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया रनिंग लॉस का, ठीक है ना। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल लिया रनिंग लॉस का, इसकी वैल्यू मैंने बाय डिफॉल्ट 0 कर दी। इसके अंदर मैं जो भी मेरा लॉस हो रहा होगा उसे कैलकुलेट करता चलूंगा, ठीक है। तो मैंने फॉर इनपुट लेबल्स इन ट्रेन लोडर बाई एक्स वाई जो हम करते थे, तो नाम उसका इनपुट एंड लेबल्स है, ठीक है। मैं इनपुट लेबल इक्वल टू दोनों को डिवाइस पे भेज दिया, अपने मॉडल को रीसेट किया। अब रीसेट करने में जहां जो अनफ्रीज्ड है वो रीसेट होंगे सिर्फ, बाकी ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो मैंने आउटपुट लॉस कैलकुलेट किया, लॉस डॉट बैकवर्ड ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप, सेम चीजें जो हम नॉर्मली करते हैं ये करी, ठीक है। लास्ट में मैंने जो लॉस जो हम हर एक एपॉक का लॉस कैलकुलेट करते हैं ना वो मैंने रनिंग लॉस के अंदर ऐड कर दिया, वो मैंने रनिंग लॉस के अंदर ऐड कर दिया। बात समझ आई, बात समझ आइए कि नहीं आई, आ गई नहीं आई। ये तो पार्ट हम भैया जो हम नॉर्मल करते हैं, जीरो ग्रेडिंग वाला, आउटपुट वाला, लॉस वाला, लॉस डॉट बैकवर्ड ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप वाला, ठीक है। इसका बस मैंने क्या किया था कि भाई जो रनिंग लॉस यहाँ पे आ रहा है ना इसको मैंने 0 लिखा हुआ है, बस मैं इसको ऐड कर देता हूँ जो भी मेरा लॉस आता है। Sorry? हाँ बिल्कुल, ठीक है। हर एक एपॉक के साथ जो भी लॉस मेरा जनरेट हो रहा है वो सब रनिंग लॉस के अंदर जा रहा है और फिर मैं उसको लास्ट में देख लेता हूँ। यहाँ पे देखो कि भाई मैंने बोल दिया कि एपॉक प्लस बाय एपॉक्स जितने भी टोटल एपॉक्स हैं 5 एपॉक्स से टोटल, ठीक है। उसमें से कौन सा चल रहा है, फर्स्ट चल रहा है, सेकंड चल रहा है, थर्ड चल रहा है, साथ ही मैंने रनिंग लॉस दिखा दिया, ठीक है। डिवाइड क्यों किया, ट्रेनिंग जो मेरा जो रनिंग लॉस है यहाँ पे मैंने टोटलाइज कर रहा हूँ जब उसे, राइट। तो यहाँ पे उससे मेरे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा हूँ ना कि भाई हर एक जो मेरे पास एंट्री है, रो है, हर एक इमेज है उसके लिए कितना लॉस हुआ हो, यहाँ से मेरे को टोटल लॉस मिल रहा है ना। हाँ देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है और किया क्या है हमने। यहाँ पे जब मैं डेटा को लोड करता हूँ दो लूप से, ठीक है, जब मैं डेटा को लोड करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारी इमेजेस और उनके बहुत सारे लेबल्स आएंगे, लेट्स अज्यूम 10 आ रहे हैं, ठीक है। अब हर एक इमेज के ऊपर जब मेरा मॉडल ट्रेन होगा तो कुछ ना कुछ लॉस जनरेट करेगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई जब मैं एक बार सारे के सारे निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखो बेसिकली हो क्या रहा है, मान लो मेरे पास 10 इमेजेस है, तो जो ट्रेनिंग लूप चलता है ना वो कुछ इस तरीके से चलता है कि जब एपॉक 1 है, जब एपॉक 1 है तो हर एक 10 के 10 मेरे डेटा के लिए वो ट्रेनिंग करेगा। तो यहाँ पे हर एपॉक के लिए 10 वैल्यू निकलेंगी लॉस की, तो लॉस की वैल्यू भी 10 बार निकलेगी, ठीक है। क्लियर है ना। अब मेरे को जब लॉस देखना होता है, अगर जब ये 10 बार हो रहा है तो 10 बार लॉसेस निकल रहे हैं, तो मैं 10 लॉसेस देख के तो मेरे को समझ ही नहीं आया क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं कि मैं जितनी बार भी ये लॉस की वैल्यू निकल रही है ना, जो 10 की 10 वैल्यूज है उन सबको ऐड कर दे रहा हूँ रनिंग लॉस के अंदर, ठीक है। तो मेरे पास अब 10 बार जब ये चला इसके लिए एक रनिंग लॉस की वैल्यू आई, है ना। तो यहाँ पे लॉस की वैल्यू 10 आ रही थी वो यहाँ पे एक ही बार आई, ठीक है। बट ये जो रनिंग लॉस है ये 10 स्ट्रेन लूप का है ना। तो मैं सिंपली इस रनिंग लॉस को 10 से डिवाइड कर देता हूँ। नीचे लास्ट में देखो ना एपॉक के अंदर मैंने लेन ऑफ डेट लिया ट्रेन लोडर, दिख रहा है, हाँ बात समझ आई। मैं हर एक का जो परफेक्ट लॉस है वो नहीं निकाल सकता था,
तो मैंने बेसिकली एवरेज लॉस निकाल लिया, ठीक है ना। हर एक एपॉक का एवरेज लॉस क्या हुआ है वो निकाल लिया, भाई यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है। नींद आने लग गई, ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। लास्ट टॉपिक कवर करते हैं बस, इसके बाद फिर एंड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मॉडल को ट्रेन किया और यहाँ पे मैंने फाइन ट्यून कर लिया, ठीक है। अब इसमें देखोगे जो डिफरेंस है, यहाँ पे मैंने ऑप्टिमाइजर एक्सट्रैक्टर यूज किया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऑप्टिमाइजर फाइन ट्यून वाला यूज किया है। तो अगर आप ऊपर जब मैंने यहाँ पे डिफाइन किए थे दोनों, तो फाइन ट्यून वाले के अंदर मेरे पास जो लास्ट लेयर है मॉडल की वो है, यहाँ पे मेरे पास लेयर की लास्ट मॉडल है, मॉडल की लास्ट लेयर है ना। और अगर मैं ऊपर वाले ऑप्टिमाइजर में जाऊँ, ऑप्टिमाइजर एक्सट्रैक्टर में, तो मैंने एफसी जो मेरी वाली लेयर है वो इंट्रोड्यूस करी है ना। यहाँ पे मैंने अपनी खुद की लेयर इंट्रोड्यूस करी थी एफसी के नाम से, है ना। तो एक बार मैंने जो ऑप्टिमाइजर बना रखा है इस लेयर के लिए बना रखा है, यहाँ पे आप देखोगे रेजोनेट डॉट एफसी डॉट पैरामीटर से। बात समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही? ऊपर आ गए हम। ये थोड़ा छोटा करता हूँ, ज्यादा बेटर तरीके से दिखेगा। इस वाले पे रेजोनेट इक्वल टू रेजोनेट 18 करके स्टार्ट किया था जो हमने, जो हमारा इसका पहला था, जस्ट उससे दूसरा उसका अगले वाला। बहुत ज्यादा नीचे कहाँ है? हम यहाँ पे थे ही, यहाँ पे थे हम, यहाँ से यहाँ पे आए हैं बस। जिस कोड ब्लॉक पे हम थे ना, उससे एक दो दो मतलब एक छोड़ के एक ऊपर वाला मिल गया, ठीक है ना। इसमें देखो यहाँ पे कौन सा मिला है, देखो अभी हम इस पे थे, देखो इस पे थे अभी हम, देखो देखो इस पे थे अभी हम, अभी हम लॉस रनिंग लॉस वगैरह की बात कर रहे थे। कोड पढ़ के बताओ ना मेरे को, क्या कमेंट क्या लिखे हैं वो नहीं पता। हाँ ये तो रहा ऑप्टिमाइजर फाइंड, इसी की तो बात कर रहे हैं। इससे भी ऊपर आ जाओ एक, इससे ऊपर वाले पे ऑप्टिमाइजर एक्सट्रैक्टर मिल जाएगा एक, है ना। जो ऑप्टिमाइजर एक्सट्रैक्टर है उसके अंदर देखो एफसी मेरी लेयर है, एफसी जो मैंने लेयर इंट्रोड्यूस कर दी वो वाली है ना, तो उसके लिए ऑप्टिमाइजर है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने एक पैरामीटर्स टू अपडेट के ऊपर ऑप्टिमाइजर लगाया। पैरामीटर्स टू अपडेट कौन सा है, जो मैंने लास्ट लेयर उसकी अनफ्रीज करी थी, है ना। बात समझ आई? तो भाई हमें दोनों लेयर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, तभी तो उसके बीच में कनेक्शन बनेंगे। हमने यहाँ पे वही किया है कि भाई मैंने एक बार ट्रेन मॉडल किया ऑप्टिमाइजर एक्सट्रैक्टर के साथ, नीचे वाले में, है ना। एक बार मैंने ट्रेन मॉडल को ट्रेन किया ऑप्टिमाइजर फाइन ट्यून के साथ, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि भाई सबसे पहले जो मेरा मॉडल था उससे जो मेरी अनफ्रीज लेयर थी उसके कनेक्शन बन गए, सॉरी सबसे पहले जो मेरी अनफ्रीज लेयर थी उससे मेरी वाली जो मेरी इंट्रोड्यूस लेयर थी उसके कनेक्शन बन गए, और फिर दूसरी बार में जो ये दोनों कनेक्टेड लेयर थी इसके मेन मॉडल से कनेक्शन बन गए, ठीक है। उसके बाद बस मैंने देख लिया कि यहाँ पे अपना टेस्ट कर ली एक्यूरेसी वगैरह, ठीक है, सेम वही चीज है, प्रिडिक्शंस निकाले, इवेल्युएट कर लिया, एक्यूरेसी निकाल ली, ठीक है। एक्यूरेसी में 89.35% आ गई। कोई हाँ ठीक है, इतना ही आज के लिए। एरर आ रहा है, क्या एरर है? इनवैलिड सिंटैक्स, अरे यहाँ पे स्पेस दबा दिया है। और क्या है, टारगेट साइज हम किस वाले में बात कर रहे हैं, एक्सट्रैक्टर में, ठीक है। ये एक्सट्रैक्टर ना 512 तो दे रखा है, आपने ऊपर वाले रन कर रहे हैं, मैं दोबारा रन करके देख लेते हैं इसको।
मॉडल नोट डिफाइन नहीं, ट्रेनिंग वाले पार्ट में हो गया ना। ठीक है, so this was the part of transfer learning. ठीक है, this is what we call transfer learning. अब कल, अच्छा कल हम पढ़ेंगे डेटा ऑगमेंटेशन के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्या डेटा ऑगमेंटेशन भी आज कर लें? आज के लिए हो गया? हो गया, चलो ठीक है। नहीं ठीक बात है, चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।